सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 42,625, ठीक हुए मरीजों की संख्या 36,668 और मौत का आंकड़ा 562। नए मामले सामने आने की दर धीमे धीमे बढ़ रही है। अभी हमने लगातार ऐसे दिन नहीं देखे जब एक पैटर्न में पहले से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हों, लेकिन देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,10,000 के पार है। पिछले हफ्ते ये 4 लाख से नीचे आ गई थी। इसका मतलब हालात सामान्य होने के तमाम दावों के बीच भारत में केस लोड बना हुआ है और बढ़ भी रहा है। एक्सपर्ट अब इस बात पर एकमत होने लगे हैं कि अब हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में हालत चिंताजनक है। दूसरे सूबों में भले मामले कम रिपोर्ट हो रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये निकालना कि यहाँ संक्रमण काबू में आ चुका है जल्दबाजी होगी। हम अपने सारे दर्शकों से कहना चाहते हैं कि अपने सारे ज़रूरी काम करें, लेकिन सावधानी का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, चालान के डर से नहीं, सुरक्षा के ख्याल से, और मौका लगते ही टीका ज़रूर लगवाएं। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। आज पूरे दिन दिल्ली में एक दलित बच्ची के रेप और हत्या का मामला चर्चा में बना रहा। बच्ची 9 साल की थी। माँ बाप कूड़ा बीनकर गुजारा करते हैं। पुराने नंगल में शमशान के पास घर है। 1 अगस्त की शाम ये बच्ची शमशान में लगे कूलर से पानी लाने गई, फिर वापस नहीं लौटी। हमारे साथी मुरारी और मनोज बच्ची की माँ से मिले। उन्होंने उस शाम के बारे में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप मुझे बताओ। 5:30 बजे बच्ची माँ खेल रही थी। पापा भी इसका छोड़ कर आया था कि बेटा घर को चल, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेवे, तेरी मम्मी घर गई है। तो बच्ची ने कही पापा मैं 2 मिनट खेल लेंगे, मैं अभी पानी लेकर जा रही हूँ। 2 मिनट खेल लेंगे, मैं पानी लेकर जा रही हूँ। मैं आ गई अपने घर आ गई थी तो पंडित आया था। बच्ची की माँ देखी है, बच्ची की माँ देखे, बच्ची की माँ पीर बाबा पे मैं पीर बाबा पे तो मैं किसी भैया का तन बुलवाई कि तुझे पंडित जी बुला रहे हैं, तुझे पंडित जी बुला रहे हैं। मैंने किस लिए, मुझे नहीं पता। मैं गई तो मुझे तो सूदे ही बोला, पंडित जी सूदे कि तेरी लड़की मर गई, तेरी लड़की मर गई। मेरी लड़की किस लिए मर गई, मेरी लड़की कैसे मर गई? ये बड़ा पेचीदा मामला है। मेरी तो छोटा मोटा ना समझे, पूरे समाज की मेरी बेटी कैसे मर गई कि करंट न पकड़ ले। इसकी लड़ाई को आप इतनी छोटी समझ फिर हम कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, मेरे को दे, मैं लड़ूंगा। फैसला करेंगे तब बहन बोली कि हम पुलिस वाले ने बुलाएंगे। 16 नंबर पर कॉल, आप पुलिस वाले मत बुलाओ, आप कॉल मत करो। बेटी की चीड़ा फाड़ी करके पुलिस वाले और डॉक्टर बेच देंगे लेकर के सब सामान है। तो मैं नहीं रफे दफा कर दूँ, दबाव डाल दिया, मतलब डांट के दबाव डाल दिया। पंडित ने फिर कही बहुत लंबा केस हो जाएगा, बहुत लंबा कोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको मैं नहीं कर देता हूँ। पंडित ने लकड़ी जला दी। 7:30 बजे लकड़ी लगाई बच्ची की, 7:30 बजे बच्ची की लकड़ी लगाई है। पंडित ने जलाई, हम दूर बैठा दिए, आग न जल रही तो कह रहा अब तुम घर जाओ, अगर रोटी खाओ तो रोटी खा। मैं पंडित जी हम रोटी नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। तो पर कह रहा कि तुम चुपचाप जाओ, धीरे रो मत, बिप्याओ मत, चुप जाकर तुम सो जाओ। दोनों पंडित ने बोली कि दोनों आदमी चुप सो जाइए। 7 बजे आ जाओ तुम यहाँ। 7 बजे आकर तुम बच्ची के फूल चुकवा दियो और हम 8 बजे जमुना जी छोड़ी आएंगे। परिवार का आरोप है कि बच्ची का रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने की गरज ऐसी कि पुलिस को बिना बताए ही अंतिम संस्कार करा दिया गया, वो भी तब जब परिवार राजी नहीं था। बच्ची के पिता नहीं थे, मां को भी चिता से दूर बिठाया गया और ये सब करने का आरोप है शमशान के पुजारी राधे श्याम पर। उसके साथ 3 और आरोपी हैं, कुलदीप, लक्ष्मी नारायण और सलीम।
आप इस मामले की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर जसपाल सिंह और इलाके के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह शामिल थे। लेकिन जब हमारी टीम ने बच्ची के घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात की तो पुलिस के बर्ताव को लेकर एक दूसरी ही कहानी सामने आई। हाँ जी, और ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि उनको जेल में भी बंद कर दिया थोड़ी। हाँ, ये कल हमने ज़्यादा हंगामा खड़ा करा है जब उसके मम्मी पापा मतलब लेके आए, आगे पीछे लेके आए। थोड़ी देर पहले उसके पापा हैं, 5 मिनट में उसकी मम्मी लेके आए हैं। उनको बंद कर रहे हैं, लात में मारी है पुलिस वालों ने। इन आरोपों को लेकर हमने पुलिस से भी बात की, उनका पक्ष भी सुन लीजिए। अभी ये जानना चाह रहा था मैं कि जो 4 आरोपी हैं वो क्या पुलिस ने उनको कब गिरफ्तार? हाँ, उनको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया था और उनको अगले दिन कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। अभी वो जेसी चल रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में। और उन पे क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? मर्डर की है, रेप की है, पॉक्सो की है, SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की भी धारा लगी हुई है। पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने पीड़िता के जो माता पिता हैं उनको उनके साथ मारपीट की और मामले को एक तरीके से दबाने की कोशिश की। उस पर पुलिस का क्या पक्ष है? हम लोग यहाँ पे इनसे एंगेज कर रहे हैं काफ़ी देर से और इनको ये भी बोला गया अगर ऐसा कुछ है तो एक रिटर्न में कंप्लेंट दे देंगे तो उस पर एक विजिलेंस जांच करवा ली जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा उसको हम लोग एक्शन लेंगे। अभी ये बात चल रही क्योंकि पुलिस की जो भूमिका उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको ज़रूरत महसूस हो रही किसी SIT गठन की? ऑलरेडी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो ACP रैंक का अधिकारी कर रहा है। इंस्पेक्टर दिनेश साहब हैं, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन यही कर रहे हैं, तो एक गेजेटेड ऑफिसर कर रहा है। अभी फ़िलहाल SIT की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पीड़िता की क्योंकि मतलब बॉडी तुरंत जला दी गई और तो इसमें जो फॉरेंसिक सबूत हैं या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर शायद मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो आ सकती है क्या नहीं आ सकती है। ये चीज़ें साइंटिफिक होती हैं। जितना भी बॉडी का रिमेन बचा हुआ है उसके आधार पे अगर कुछ PM में आएगा उसको हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेंगे। अगर नहीं आएगा, FSL ने अपनी जो जितने भी स्पेसिमेंट्स उठाने थे सीन ऑफ इंसिडेंट से अकरेंस से वो ले लिए थे, उसमें कुछ आएगा उसको हम लोग शामिल कर लेंगे। बट ये साइंटिफिक चीज़ है, इसको ना हम झुटला सकते हैं ना उसको पैदा कर सकते हैं। पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि मामले से जुड़े सभी सबूत जल चुके हैं। बच्ची के शरीर के कुछ ही हिस्से बाकी हैं और उनके आधार पर यह मालूम नहीं चल पा रहा कि मृत्यु का कारण क्या है। इस मामले को लेकर रविवार रात से ही प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बच्ची के साथ बर्बरता करने वालों को फांसी की सजा हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि प्रदर्शन स्थल पर होकर आ चुके हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता ने इस मामले को राष्ट्रीय सुर्खियों में धकेल दिया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दिल्ली आकर पीड़ित परिवार को कानूनी मदद की पेशकश की और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बच्ची के माता पिता से मिलने पहुंचे। बर्बरता हुई है। देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम इनकी मदद करने का। धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बच्ची के माता पिता से मिले और 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। केजरीवाल ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने का वादा भी किया। जो हादसा हुआ उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, इन मुलाकातों में राजनीति है। आरोप लगाया कि रेप के मामलों को सिलेक्टिव तरीके से उठाया जा रहा है और लगे हाथ विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों का नाम भी लिया। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हां, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो।
यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में, और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है। संबित की ये बात समाचार चैनलों पर फ्लैश हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि निर्भया मामले में पीड़िता की मां से मिलने सुषमा स्वराज, भाजपा की दिवंगत नेता, क्यों गई थी? राजनीति का क्या तू मैं से आगे बढ़ने से रही। ये तो दिल्ली की बात हो गई, अब इसका यूपी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। कई लोग इसकी हाथरस रेप केस से तुलना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे हाथरस में रेप के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तब पुलिस ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। तो वहाँ पर भी भाजपा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और दिल्ली में प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। बहरहाल बात यह है कि हाथरस हो या दिल्ली या देश का कोई दूसरा इलाका, रेप एक ऐसा अपराध है जो अमूमन एकांत में घटता है। संभव नहीं कि सारी वारदातों को समय रहते रोक लिया जाए, लेकिन कानून के पास ये ताकत होती है कि आरोपियों को ऐसी सजा दिलाए कि दोबारा ऐसा करने से पहले कोई लाख बार सोचे। लेकिन कानून है कि खुद इल्जाम झेल रहा है कि वो पीड़ितों के नहीं, आरोपियों के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता है। और संयोग की बात है कि जिस दिन इस मामले पर राजनीति ने तूल पकड़ा, उसी दिन केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए केंद्रीय योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें जारी रखी जाएंगी। इनमें से 389 अदालतों में सिर्फ पॉक्सो के मामले सुने जाते हैं, यानी बच्चों के खिलाफ हुए यौन अपराधों के मामले। इन सभी अदालतों पर कुल 1572 करोड़ खर्च होगा, जिसमें से 971 करोड़ केंद्र अपने पास से देगा, 601 करोड़ संबंधित राज्य अपने पास से खर्च करेंगे। इन अदालतों में चलने वाले ज्यादातर मामलों का संबंध यौन अपराधों से होता है। ये अदालतें फिलहाल 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चल रही हैं। केंद्र की कोशिश इस आंकड़े को बढ़ाकर 31 करने की है। दिल्ली में बच्ची से हुई बर्बरता के मामले पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, उसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। अगली और आखिरी सुर्खी, इसका संबंध संसद से है। आप अगर काम की बात पूछेंगे तो हमें मजबूरन कहना पड़ेगा, आज भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका सवाल यह है कि आज ड्रामेबाजी में क्या हुआ, तो हम पूरी रात कथा बाँचते रह सकते हैं। चाहे वो संसद के बाहर अकाली दल की हरसिमरत कौर और कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू का झगड़ा हो, या फिर राज्यसभा के अंदर अपना विरोध दर्ज कराने की तृणमूल सांसदों की गुरिल्ला तकनीक। आज मसाला बहुत है। हंगामे के लिए 6 तृणमूल सांसदों को निलंबित भी किया गया। यही सब लोकसभा में भी हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा और फिर स्थगन। सदन में बिलों के पास होने पर डेरेक ओब्रायन की टिप्पणी को लेकर मंथन भी चल रहा है। आज फिर झटपट बिल पेश होते रहे, हंगामे के बीच पास होते रहे। इन सब पर विस्तृत जानकारी आप हमारे खास शो संसद में आज में देख सकते हैं। वैसे आप ये शो रोज देखें ताकि आपको पता चले कि हमारे और आपके माननीय देश की सर्वोच्च पंचायत में क्या कर रहे हैं। सुर्खियां बीत गई, बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको हमेशा की तरह बताते हैं कि ओलंपिक में आज क्या हुआ, 5 छल्लों वाली प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ, टोक्यो में क्या हुआ। टोक्यो में 4 अगस्त का दिन भारत के लिए कमाल का रहा। फिर चाहे रिजल्ट हो या उन्हें हटाकर सिर्फ प्रदर्शन की बात करें, टीम इंडिया हर मोर्चे पर बढ़िया दिखी। आज के दिन हम कई जगह हारे, कई जगह जीते, लेकिन हर हार में एक चीज कॉमन रही, हमने अपने से कई गुना मजबूत टीमों को करारी टक्कर दी। पहली खुशखबरी एथलेटिक्स से आई। जेवलिन थ्रो करने वाले यानी भाला फेंक करने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने कमाल किया। पहली बार ओलंपिक में उतरे हैं, क्वालिफाइंग स्टेज में थे और अपने पहले ही थ्रो में भाले को 86.65 मीटर फेंका। नीरज अपने ग्रुप में और ओवरऑल रैंकिंग में टॉप रहते हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए हैं। हालांकि उनके साथ शिवपाल सिंह यादव थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। बात रेसलिंग की करें, कुश्ती की, तो भारतीय पहलवानों ने दिन यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह की शुरुआत महिला पहलवान अंशु मलिक की हार से हुई, लेकिन शाम आते आते रवि दहिया ने एक मेडल पक्का कर दिया। रवि 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच चुके हैं। कुछ ही सेकंड बाकी थे उनके मैच में और वो 2-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने सामने वाले पहलवान को यूं पटका कि खेल खत्म। अब उन्हें गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरना है। दिन के दूसरे मुकाबलों में दीपक पुनिया ने 86 किलो के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और वहां पर वो अमेरिकी पहलवान से हार गए। हालांकि वो अभी भी ब्रॉन्ज मेडल की रेस में बाकी हैं।
दिन में हारने वाली इकलौती पहलवान अंशु मलिक भी शाम आते आते मेडल की रेस में आ गई, क्योंकि उन्हें हराने वाली पहलवान के फाइनल में पहुंचने के चलते वो रेपचेज के जरिए ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती हैं। ये रेपचेज क्या है? हिंदी पिक्चर का पुनर्जन्म मान लीजिए। अब ये पुनर्जन्म वाला कनेक्शन क्या है? यदि कोई रेसलर, जैसे हमारे केस में हमारी भारत की रेसलर अंशु नॉकआउट में दौर में हार गई, यानी अपने मुकाबले में हार गई और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई, लेकिन जिससे वो हारी थी वो फाइनल तक पहुंच गया, तो अंशु को यानी हारे हुए पहलवान को दोबारा मौके मिलने लगते हैं। कैसे मिलता है मौका? फाइनल वाले पहलवानों से जो भी पहलवान उसके फाइनल में पहुंचने तक हारे हैं वो अलग अलग ग्रुपों में रेपचेज मैचों के जरिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल में हारे दोनों पहलवानों के खिलाफ उतरते हैं और इस बाउट के विनर को मिलता है कांसा। अंशु के केस की बात करें तो उन्हें क्वार्टर फाइनल में हारी पहलवान से भिड़ना होगा, उसे हराया तो पहुंच जाएंगी सेमीफाइनल में हारी पहलवान के सामने और उसे भी हरा दिया तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। साक्षी मलिक को ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल मिला था। दीपक पुनिया की बात करें तो उनका केस उल्टा है, वो सेमीफाइनल में हारे हैं तो उन्हें अंशु की तरह ऊपर चढ़कर आने वाले पहलवान को हराना होगा, यानी सिर्फ एक मैच जीतकर वो ब्रॉन्ज घर ला सकते हैं। इस तरीके से भारत के लिए सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ओलंपिक ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। रेसलिंग के बाद अब बॉक्सिंग की बात करते हैं। सेमीफाइनल में पहुंच पहले ही ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर चुकी लवलीना बोरगोहाइन को आज हार का सामना करना पड़ा। विमेंस वेल्टरवेट यानी 69 किलोग्राम के इस मुकाबले में पूरी बहादुरी दिखाने के बाद भी लवलीना वर्ल्ड चैंपियन के सामने नहीं जीत पाई। अब वो कांसे के साथ लौटेंगी, लेकिन जब वो लौटेंगी तो उनके घर तक सड़क पक्की होगी और पूरा देश उनके स्वागत में होगा। सड़क पक्की का क्या रेफरेंस है? असम सरकार ने उनके घर तक जो सड़क खराब थी, कच्ची थी, उसे पक्की करवाने का काम शुरू करवा दिया है। और भी अपडेट है। दिन के आखिरी मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम के सामने अर्जेंटीना थी। टीम इंडिया ने मैच की बेहतरीन शुरुआत की, पहले क्वार्टर में 1-0 की लीड ली। टीम के लिए क्वार्टर फाइनल में गोल करने वाली ड्रैग फ्लिकर गुरजीत ने ये गोल किया, क्वार्टर फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना की टीम ने मैच में वापसी की। कप्तान नोएल मारिया ने 2 गोल किए और टीम को 2-1 की जीत दिला दी। भारतीय महिला हॉकी टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के मैच में ग्रेट ब्रिटेन से खेलेगी। हॉकी के साथ साथ गोल्फ से भी एक अपडेट है, अच्छा अपडेट भी है। 2 महिलाएं उतरी भारत की टीम की तरफ से, अदिति अशोक और दीक्षा डागर। अदिति ने बेहतरीन खेल दिखाया और पहले राउंड का खेल खत्म होने तक दूसरे नंबर पर बनी हुई है। हालांकि दीक्षा 56वें नंबर पर है। कल दूसरा राउंड खेला जाएगा।